हेलो दोस्तों, ये है खौफ और धोखे की एक दर्दनाक प्रेम कहानी का अंतिम भाग। रूपाली का कहीं पता नहीं चल रहा था और निखिल की हालत भी धीरे धीरे खराब होती चली जा रही थी। ईरा की गर्दन कटी लाश उसके घर से मिली। शिखर का भी किसी ने मर्डर करने की कोशिश की। राघवन एक तक सामने चल रहे सीसीटीवी को घूरे जा रहे थे। उन्होंने उस सरदार जी की फोटो अलग से अपने मोबाइल में सेव की और उसे अपने डिपार्टमेंट के कंप्यूटर विभाग में सेंड कर दिया। उन्होंने मैसेज कर उस फोटो में दिख रहे सरदार जी के गेटअप और मेकअप को रिमूव करके उसके पीछे छुपे असली चेहरे की फोटो जल्दी से जल्दी भेजने के इंस्ट्रक्शन दिए। साहिल, क्षितिज और सोहन तीनों हैरानी से राघवन की ओर ताके जा रहे थे। अपने फ्रेंड्स के साथ हो रहे इन अजीबोगरीब हादसों ने उनको अंदर से हिला दिया था। राघवन ने सेक्रेटरी को सतर्क रहने की सलाह दी और फिर बिल्डिंग के गेट के बाहर चल दिए जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने साहिल और सोहन से कहा, तुम चाहो तो अपने घर जा सकते हो, मैं सीधा रूपाली के घर जाकर जांच पड़ताल करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है इन घटनाओं की शुरुआत रूपाली के फ्लैट से ही हुई है। साहिल ने सोहन को एक नज़र देखा, फिर बोल उठा, नो सर, मैं भी आपके साथ जाऊंगा रूपाली के फ्लैट पर, आखिर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। सोहन ने भी आगे बढ़कर कहा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। राघवन ने सहमति दे दी। उन्हें लगा हो सकता है इन दोनों के साथ चलने से रूपाली की तलाश में कुछ मदद मिल जाए, क्योंकि आखिर साहिल और सोहन रूपाली को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। क्षितिज ने तो कल रात ही उन्हें बताया था ये रूपाली के फ्लैट में वो कभी गया ही नहीं था। साहिल, सोहन और क्षितिज तीनों राघवन की गाड़ी में जा बैठे। राघवन ने रूपाली का एड्रेस पूछा और गाड़ी जगा दी। लगभग 40 मिनट बाद राघवन की गाड़ी रूपाली के एड्रेस वाली बिल्डिंग के बाहर पहुंच गई। गाड़ी को पार्क कर जैसे ही वो नीचे उतरे, सामने खड़े गार्ड ने उनसे पूछा, साहब आपको किससे मिलना है? राघवन ने गार्ड को घूरा और बोला, क्या रूपाली इसी फ्लैट में रहती है? गार्ड ने फौरन जवाब दिया, जी साहब, रूपाली मैडम इसी बिल्डिंग में रहती है, पर मैंने उन्हें कल से आते जाते नहीं देखा। राघवन ने गर्दन हिलाई, ओके, हम देख लेते हैं, खुद ही रूपाली के फ्लैट में जाकर जरा बिल्डिंग के सेक्रेटरी को मेरे पास भेजो डुप्लीकेट चाबी लेकर। और वह रूपाली के फ्लैट की ओर बढ़ गए। राघवन और साहिल, सोहन, क्षितिज बिल्डिंग की एक और बनी लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। लिफ्ट में जाते ही साहिल ने 15th फ्लोर का बटन दबाया और बोला, रूपाली के फ्लैट में तो मैं कई बार पहले भी आ चुका हूँ निखिल के साथ। लिफ्ट 15th फ्लोर पर पहुंचकर रुक गई और सब जल्दी से बाहर निकल पड़े। रूपाली के फ्लैट की तरफ अभी बढ़ ही रहे थे कि सामने आता हुआ करण उन्हें नजर आया। करण ने इतने लोगों को एक साथ रूपाली के फ्लैट में जाते देखा तो फौरन करीब आकर पूछने लगा, क्या रूपाली से मिलने जा रहे हो आप लोग? पर तो वो कल रात से फ्लैट में आई नहीं। राघवन ने करण की ओर गौर से देखा, बड़ी खबर रखते हो अपने पड़ोसियों की तुम, फिर या बस मिस रूपाली की ही बारे में खास इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास? करण एकदम सकपकाते हुए बोला, मैं तो बस यूं ही पूछने चलाया आपसे। अब इस फ्लोर पर आते जाते अक्सर मेरी रूपाली से मुलाकात हो जाती है और वह कल से नजर नहीं आ रही, यही बताने में आपको चलाया। राघवन ने अपनी तेज नजर करण पर जमा दी। कुछ पल करण को देखने के बाद राघवन ने सर्द लहजे से करण से पूछा, तो इतनी जानकारी रखते हो रूपाली के बारे में, फिर तुम एकदम सही बता सकते हो। रूपाली अपने फ्लैट से आखिरी बार कब निकली? तुमने तो देखा ही होगा उसे बाहर जाते हुए। करण ने धीरे से कहा, मैं कल किसी काम से बाहर जा रहा था, तभी रूपाली मुझे गेट के बाहर मिली। मैंने उसे पूछा क्या मैं उसे ड्रॉप कर दूं, लेकिन उसने मेरी तरफ ठीक से देखा भी नहीं। मेरे पास से ऐसे गुजर गई मानो मुझे जानती भी ना हो। राघवन ने करण की बात ध्यान से सुनी और सोचते हुए कहा, जरा सोच के बताओ, कल जब रूपाली बाहर जा रही थी तो क्या कुछ परेशान लग रही थी या फिर उसके साथ कोई और था? नहीं सर, रूपाली तो अकेली ही जा रही थी। परेशान वगैरह तो लग नहीं रही थी, बल्कि उसने बढ़िया सी पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी थी और तेज कदमों से मेन रोड की ओर जा रही थी। करण की बात ने राघवन को चौंका दिया। पिंक कलर की ड्रेस पहने रूपाली की बात में उन्हें वो पिंक कलर का स्कार्फ याद आया। वो कहने ही जा रहे थे तभी गार्ड दूसरी चाबी लेकर आ गया। गार्ड के साथ ही बिल्डिंग का सेक्रेटरी भी आ गया था। राघवन ने फौरन चाबी ली और रूपाली का फ्लैट का दरवाजा खोल दिया। राघवन ने सेक्रेटरी और करण को बाहर ही रोक दिया और साहिल, सोहन और क्षितिज को लेकर फ्लैट के अंदर चले गए। हॉल में जाते ही राघवन ने लाइट्स ऑन की। पूरा हॉल एकदम से सजा था, कोई भी चीज इधर उधर बिखरी नहीं थी। फिर इन्होंने बेडरूम में जाकर छानबीन की, लेकिन वहां भी कुछ बिखरा नहीं था। तभी उनकी नजर एक कपबोर्ड पर पड़ी। उन्होंने इसे खोलने की कोशिश की, पर उसमें लॉक लगा हुआ था। तब उन्होंने चाबी वाले को बुलाकर उसे लॉक खोलने के लिए बोला। रूपाली के फ्लैट में ज्यादा सामान नहीं था, पर पूरा फ्लैट बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था। साहिल किचन में जाकर इधर उधर देख रहा था। साहिल ने जैसे ही किचन के स्लैब के ऊपर वाली रैक को खोला, रैक से एक बड़ा सा गिफ्ट बैग साहिल के ऊपर आकर गिरा। हैरान साहिल ने वो गिफ्ट बैग
उलट कर देखा, फिर राघवन के पास ले आया। राघवन ने उससे पूछा, इतना बड़ा गिफ्ट बैग तुम्हें कहाँ से मिला? साहिल ने किचन में रैक के ऊपर मिलने की बात बताई तो राघवन की हैरानी बढ़ गई। भला कोई गिफ्ट बैग किचन बैग में छुपा कर रखता है क्या? फिर राघवन ने उसे बोला। बैग खुलते ही उसमें खूबसूरत सिल्क की लाल साड़ी और मैचिंग ज्वेलरी देखकर राघवन और साहिल हैरत में पड़ गए। राघवन ने बड़ी बारीकी से बैग देखा, उस पर गिफ्ट भेजने वाले का नाम पता नहीं था। सोच में पड़े राघवन ने वो गिफ्ट बैग फिर संभाल कर एक और रख दिया और साहिल से बोले, ये तो रूपल को किसी ऐसे लड़के ने दिया होगा जो उससे शादी करना चाहता है और रूपल ने वो बैग किचन में इसलिए छुपा के रखा होगा ताकि किसी की नजर पे ना पड़े। साहिल भी उलझ गया। वो कुछ कहता तभी चाबी वाला आ गया। राघवन ने फौरन चाबी वाले से बेडरूम में रखे कपबोर्ड को खोलने के लिए कहा। थोड़ी देर में उसने लॉक खोल दिया। राघवन ने खुश होकर उसे कुछ पैसे दिए, फिर कपबोर्ड में छानबीन में लग गए। कपबोर्ड में रूपल की ड्रेसेस, बैग, एक्सेसरी और कुछ पैसे रखे थे। राघवन को सबसे ज्यादा हैरान किया लॉकर में रखी नितिन की फोटो में, जिसे उसने चांदी के फोटो फ्रेम में बड़ी खूबसूरती के साथ लगाया था। कपबोर्ड में एक दो फाइल्स भी रखी थी। राघवन ने निखिल का फोटो फ्रेम एक पेपर में लपेट कर अपने पास रख लिया, फिर दोबारा कपबोर्ड बंद कर दिया। राघवन वापस हॉल में आ रहे थे कि उनका मोबाइल बजने लगा। वह एक पुलिसकर्मी का कॉल था। जैसे ही राघवन ने हेलो कहा, फौरन पुलिसकर्मी बोला, सर मैं आपको सभी की कॉल डिटेल्स भेज रहा हूँ। राघवन ने जल्दी से थैंक यू कहा और फिर एक कोने में पड़े सोफे पर जाकर बैठ गए और सभी उसके कॉल डिटेल चेक करने लगे। तभी वहाँ क्षितिज आ पहुंचा और बोला, अंकल मैं सोच रहा हूँ कि शिखर बेचारा हॉस्पिटल में अकेला है, मैं उसे मिलाता हूँ। राघवन ने कहा, क्षितिज तुम शिखर से मिलने चले जाओ। क्षितिज ने गर्दन लाई और वहाँ से हॉस्पिटल की ओर चल दिया। क्षितिज के जाने के बाद राघवन फिर से नजरें कॉल डिटेल पर जमा ली। वो बड़े ध्यान से एक एक फ्रेंड की कॉल डिटेल देख रहे थे। अचानक उनकी आंखें फैलती जा रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने मोबाइल अपनी पॉकेट में रखा और कुछ सोच विचार में लग गए। साहिल और सोहन दोनों रूपाली के फ्लैट पर इधर उधर तलाशी लेते हुए घूम रहे थे। राघवन ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को जानबूझकर नहीं बुलाया क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि रूपाली के फ्लैट में कोई क्राइम हुआ है। अब वो पूरी तरह समझ गए थे कि क्या हुआ है। जो भी हुआ है रूपाली की बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद हुआ है। राघवन ने बिल्डिंग के सेक्रेटरी को बुलाकर पूछा, क्या इसमें बाहर की तरफ कोई सीसीटीवी लगा है? सेक्रेटरी ने जल्दी से हामी भरी, जी सर, हमने अभी पिछले हफ्ते से कुछ लोगों से परेशान होकर सीसीटीवी कैमरा लगवाया है। राघवन ने सेक्रेटरी से बाहरी गेट पर लगे सीसीटीवी के पिछले 2 दिन की फुटेज लाने को कहा। सेक्रेटरी तुरंत चला गया। राघवन ने करण को अपने पॉकेट में रखे पिंक कलर के कपड़े का टुकड़ा दिखाते हुए कहा, जरा दिमाग पे जोर डालो और बताओ कि रूपल ने उस दिन बाहर जाते हुए इसी कलर की ड्रेस पहनी थी क्या? करण ने चौंकते हुए कहा, हाँ सर, बिल्कुल इसी कलर की ड्रेस पहनी थी रूपल ने। राघवन के चेहरे पर गंभीरता छा गई। फिर उन्होंने अपने मोबाइल से पुलिस स्टेशन में कॉल किया और कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए। पुलिस एक्सपर्ट ने राघवन को मैसेज किया कि ईरा के घर से मिले लैपटॉप का पासवर्ड क्रैक करके उन्होंने लैपटॉप ओपन कर लिया है। राघवन के चेहरे पर मानो बिजली चमक उठी। उन्होंने फौरन कंप्यूटर एक्सपर्ट को ईरा का लैपटॉप लेकर निखिल के एड्रेस पर आने के लिए कहा। तभी बिल्डिंग का सेक्रेटरी वहाँ आ पहुंचा। उसके पास 2 दिन का फुटेज। राघवन ने सेक्रेटरी का मोबाइल अपने हाथ में लिया और बड़े ध्यान से वो सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। अचानक एक जगह राघवन की आंखें सिकुड़ गई। वो जूम करते हुए फुटेज में दिख रही कार के अंदर बैठे शख्स को देखने लगा। वो कार बिल्डिंग के गेट से कुछ ही दूर पर एक किनारे खड़ी हुई थी और रूपाली उसी कार का पिछला दरवाजा खोलकर गाड़ी के अंदर बैठ रही थी। गाड़ी की नंबर प्लेट बहुत ही धुंधली नजर आ रही थी, पर जब गाड़ी टर्न होकर जाने लगी तो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स का चेहरा एकदम क्लियर दिखने लगा। वो कोई और नहीं बल्कि अनाया थी। राघवन एकदम से उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन से फोन किया और पुलिस को अनाया के घर पहुंचने के लिए कहा। साहिल और सोहन ने राघवन से गंभीरता से कहा, हमें भी इस वक्त अनाया के घर चलना चाहिए, समय बहुत ही कम है। साहिल और सोहन उठ खड़े हुए। फिर राघवन ने सेक्रेटरी और करण को इंस्ट्रक्शन दिए कि रूपाली के फ्लैट को सावधानी से लॉक कर दें और अंदर किसी को न जाने दें। जल्दी ही राघवन, सोहन और साहिल तीनों अनाया के घर की ओर चल दिए। पुलिस की टीमें पहले ही पहुंच चुकी थी। उन्होंने अनाया के फ्लैट के बाद पोजीशन ले ली थी। राघवन ने जाते ही फ्लैट की डोरबेल बजाई और कुछ ही पलों में फ्लैट खुल गया। अनाया ने राघवन और बाकी दोस्तों को देखा तो सकपक आ गई। आप लोग यहाँ अचानक कैसे? राघवन ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, आप तो यूं चौंक पड़ी जैसे कोई भूत देख लिया हो। अनाया परेशान होते हुए बोली, जी आप कैसी बात कर रहे हैं? हम भी सीसीटीवी फुटेज में आपको देखकर बहुत हैरान हुए। देखना चाहेंगे आप अपनी तस्वीर? राघवन ने तीखी लहजे में कहा और अपना वो मोबाइल अनाया के सामने कर दिया।
मोबाइल में अपने आप को देख अनाया शॉक्ड रह गई। वो फटी फटी आंखों से मोबाइल को घूर रही थी, जैसे मूर्ति बन गई। तभी राघवन ने अनाया को चुटकी बजाकर जैसे जगा दिया हो। अनाया की आंखों में अब डर के बादल मंडरा रहे थे। राघवन ने कठोर शब्द से पूछा, तुम ही थे ना जो रूपाली को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गई थी? कहाँ लेकर गई थी रूपाली को? कहाँ है रूपाली? राघवन की कठोर आवाज सुनकर अनाया का रोम रोम सिहर उठा। वो पूरी तरह से घबरा कर रोने लगी। राघवन ने पुलिस टीम को लेडी कांस्टेबल को बुलाने के लिए कहा। फिर उस कांस्टेबल ने आते ही अनाया से बोला, बताती क्यों नहीं रूपाली कहाँ है? अनाया फुट कर रोने लगी। राघवन ने सट लहजे में कहा, हमारे पास निखिल के बर्थडे पार्टी का भी वीडियो है जो हमें ईरा के लैपटॉप से मिला। अब हमारे पास हर वो सबूत है जो तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा कर रहेगा, इसलिए भलाई इसलिए है सब कुछ सच सच बताओ। अनाया ने अपने किचन में रखे फ्रिज की ओर इशारा किया। फ्रिज की चाबी राघवन को देखकर रोने लगी। राघवन ने तेजी से लपकते हुए फ्रिज का दरवाजा खोला और फ्रिज के अंदर देखते ही वो स्तब्ध रह गए। फ्रिज के अंदर थी रूपाली की नीली पड़ी हुई डेड बॉडी। साहिल और सोहन तो रूपाली की डेड बॉडी देखकर इस तरह शॉक रह गए जैसे उनमें अब कोई जान नहीं बची। राघवन ने फौरन फ्रिज में से रूपाली की डेड बॉडी बाहर निकाली और एक चादर पर रख दी। फिर खून जमाने वाले स्वर में राघवन ने कुर्राते हुए अनाया से पूछा, क्यों क्यों किया तुमने ये सब, वो भी अपने ही कलीग और फ्रेंड्स के साथ? अनाया कुछ देर तो रोती रही, फिर एकदम से चिल्लाती हुई बोली, ये सब मैं नहीं करना चाहती थी। मैं तो बस निखिल से शादी करके अपने घर बसाना चाह रही थी। मैंने रूपाली को कितनी बार समझाया कि वो मेरे और निखिल के बीच से हट जाए, और रूपाली थी अपनी जिद पर अड़ी थी। वो किसी भी कीमत में निखिल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। सब स्टैचू बने अनाया का दिल दहलाने वाला ध्यान सुन रहे थे। अनाया एक एक शब्द चबाती हुई कह रही थी, मैंने निखिल के बर्थडे वाले दिन सुबह ही रूपाली को कॉल करके समझाया था वो निखिल से नजदीक आना बढ़े, पर मेरे गुस्से का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा रूपाली ने निखिल को एक बेशकीमती टाइपिन गिफ्ट किया, वो भी एन लेटर लिखा हुआ टाइपिन। बस मेरे सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि मैंने रूपाली से सुबह ही कहा था कि आज रात मैं निखिल को प्रपोज करूंगी, इसलिए मैंने उसके लिए एक डायमंड रिंग भी बनवाई है जिस पर एन बना था। अनाया ने गुस्से में उबलती आवाज में कहा। जैसे ही रूपाली ने निखिल को वो टाइपिन गिफ्ट किया, वैसे ही मैं पागल उठी। मैंने अपने हाथ में पकड़ा एक गिलास नीचे पटक दिया। तभी क्षितिज ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे शांत रहने का इशारा किया। बाद में जब निखिल के केक काटने पर मैं निखिल को केक खिलाने लगी, तब नैना ने मुझे टोक दिया और मैं गुस्से की आग में जलती हुई कोने में जाकर अपने आंसू पोंछने लगी। तभी क्षितिज ने आकर मेरे आंसू पोंछे और कहा कि अगर मैं चाहूँ तो रूपाली को सबक सिखा सकती हूँ। क्षितिज ने कहा, पर क्यों? क्षितिज क्यों कहेगा? साहिल और सोहन जो ऐसे चिल्ला उठे। राघवन ने गहरी सांस ली, फिर बोला, हाँ ये सच कह रही है। इन सब कामों में अनाया का पार्टनर है मेरा भतीजा क्षितिज। साहिल बौखला कर चीखा, नहीं अंकल, आपको जरूर कोई गलतफहमी है। क्षितिज क्यों करेगा? वो तो हमारा फ्रेंड है। अब राघवन के चेहरे पर पीड़ा की लहर उठ गई। वो धीमे से बोले, हकीकत तो यह है क्षितिज ही दरअसल असली मास्टरमाइंड है, और मैं यह बात अनाया के घर आने से पहले ही जान चुका था। जब मुझे हॉस्पिटल में उन 2 पुलिसकर्मियों ने कॉल करके बताया, जिन्हें मैंने सीक्रेटली शिखर के वार्ड में छुपाकर हर आने जाने पर नजर रखने के लिए कहा था, उन्होंने बताया क्षितिज ने शिखर का हालचाल जानने के बाद चुपके से ऑक्सीजन का सिलेंडर का नॉब घुमाकर बंद कर दिया। उन्होंने क्षितिज की इस हरकत को अपने मोबाइल में शूट भी किया है। ओह गॉड, शिखर को कुछ हुआ तो नहीं? वो ठीक है ना? साहिल ने घबराते हुए कहा। राघवन ने निराशा से गर्दन झटकते हुए कहा, शिखर की मौत उसके फ्लैट में ही हो चुकी थी। मैंने तो जानबूझकर कहा उसकी सांसें चल रही हैं ताकि जो कातिल हो वो पकड़ा जा सके। मोहन ने हैरान होते हुए कहा, वैसे क्षितिज क्यों मारेगा इन सबको? उन्हें क्या लाभ? राघवन ने कहा, तुम सब खुद ही क्षितिज के मुंह से सब सुन लो। अब हम निखिल के घर जाने वाले हैं और क्षितिज को भी हॉस्पिटल से पुलिस वहीं लेकर आएगी। कुछ ही देर में रूपाली की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर अनाया को साथ ले पुलिस सहित साहिल और सोहन दोनों राघवन के साथ निखिल के घर की ओर चल पड़े। निखिल के घर पर अजीब किस्म का सन्नाटा पसरा था। बीच बीच में अचानक ही निखिल के रूम में से किसी लड़की के चीखने की आवाज आ रही थी। जैसे ही राघवन ने डोरबेल बजाई, डॉक्टर मल्होत्रा ने दरवाजा खोला और राघवन को देखते हुए बोले, सॉरी आप बहुत गलत समय पर आए हो। इस समय निखिल की कंडीशन बहुत खराब है। डॉक्टर मिताली ने उसे काबू में करने की पूरी कोशिश। राघवन ने शांत से अपने डॉन्ट वरी डॉक्टर, मैं निखिल को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। फिर कुछ देर में ही कंप्यूटर एक्सपर्ट ईरा का लैपटॉप लेकर आ गए। उसने शिखर के बिल्डिंग से आने वाले नकली सरदार जी का ओरिजिनल फेस भी तैयार कर लिया था, और वो कोई नहीं बल्कि क्षितिज ही था। क्षितिज को अरेस्ट किए कुछ पुलिसकर्मी वहां आ गए। उसकी गर्दन शर्म से झुकी हुई थी। राघवन ने जैसे ही क्षितिज को अपने सामने देखा, उनका फूल खोल उठा। उन्होंने एक करारा चाटा क्षितिज के गाल पर जड़ दिया और फिर गुस्से से चिल्लाए, क्यों क्षितिज, ये सब क्यों? क्या कमी थी तुम्हें जो इतना नीचे गिर गए? क्षितिज कुछ पल तो चुप रहा, फिर एकदम से फट पड़ा, बोला, मैं रूपाली से
प्यार करता था, पर वो निखिल की ही दीवानी थी। मैं उसे शादी करना चाहता था। मैंने उसे शादी का जोड़ा और ज्वेलरी भी गिफ्ट की थी। और उस दिन रूपाली ने निखिल को टाइपिन देकर मेरे मुंह पर जैसे तमाचा मार दिया। फिर मैंने उसी पार्टी में अनाया को आंसू बहाते देखा और समझ गया कि अनाया भी प्यार में चोट खाई हुई है। मैं और अनाया दोनों ही उस पार्टी में एक साथ गाड़ी से निकले और शॉर्टकट से रूपाली की बिल्डिंग में जा पहुंची। अनाया तो कंपाउंड के पिछले गेट से अंदर भी चली गई थी। वो रूपाली को रात में ही पकड़कर अपने घर लाने वाली थी, पर तभी वहाँ करण आते हुए दिखाई दिया और अनाया चुप कर भाग निकली। फिर हमने प्लान बनाया और इसमें शिखर का झूठ बोलकर शामिल कर लिया। हमने शिखर से कहा कि हम रूपाली और निखिल के साथ मजाक करना चाहते हैं। शिखर ने हमारी बात मानकर रूपाली को लंच पार्टी के लिए इन्वाइट कर लिया। जब अनाया बोल उठी, जब रूपाली अपनी बिल्डिंग से तैयार होकर निकली तो मैं बस वही कुछ दूर अपनी गाड़ी लेकर रेडी थी। मैंने रूपाली से कहा मैं अभी शिखर के यहाँ जाने के लिए रुकी हूँ, तो उसने मेरी बात पर यकीन किया और गाड़ी में आ बैठी। मैंने बड़ी चालाकी से उसे परफ्यूम स्प्रे करके बेहोश कर दिया और सीधे अपने घर ले आई। वहाँ क्षितिज मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने क्षितिज में रूपाली को बाहर निकाला, लेकिन ज़्यादा स्प्रे की वजह से उसकी डेथ हो गई। हमने उसे फ्रिज में डाल दिया। फिर क्षितिज बोला हमने सोचा कि कल सुबह होती ही रूपाली की बॉडी को कई सुनसान जगह दबा आएंगे। रूपाली के पेरेंट्स तो थे ही नहीं। उसकी गुमशुदगी की कंप्लेन करते इस तरह से सबको लगता कि रूपाली कहीं चली गई होगी, पर हमें क्या पता था निखिल इस कदर रूपाली को खोजने में लग जाएगा और बात सीधे पुलिस तक पहुंच जाएगी। राघवन गरज उठे, मुझे तुमने बेचारे शिखर को क्यों मार दिया? क्षितिज बोला शिखर को रात को ही समझ आ गया था कि हमने उसके साथ कोई गेम खेला है। पुलिस इंक्वायरी की बात से वो बहुत घबरा गया और मुझे बार बार धमकी दे रहा था कि मैं सब पुलिस को बता दूंगा। फिर मैं क्या करता? आखिर में मैंने एक सटाजी का सेटअप कर वहाँ गया और रूपाली के स्कार्फ से शिखर का गला घोट दिया। राघवन के सर में जैसे तेजाब खुल गया। और इसी का टुकड़ा तुम ईरा के घर पर छोड़ा, उस बेचारे को क्यों मार दिया? क्षितिज ने दांत पीसते हुए कहा। जरूरत से ज्यादा होशियार बन रही थी ईरा। उसने अपने मोबाइल में बर्थडे पार्टी की वीडियो बनाई और मुझे और अनाया को एक साथ चुप चुप के बात करते देख लिया और समझ गई कि जरूर हम मिलकर खिचड़ी बना रहे हैं। बस यही गलती हो गई कि उसने साहिल की जगह वह मैसेज मुझे भेज दिया। मैं ये मैसेज पढ़ते ही घर के बाहर निकला और फिर अनाया के साथ उसकी गाड़ी में ईरा के घर पहुंचा। वहाँ उसका कत्ल करके मोबाइल लेकर भाग निकले। वो स्कार्फ का टुकड़ा भी हमने जानबूझकर फूलों की झाड़ियों में डाल दिया जिससे पुलिस कंफ्यूज हो जाए। राघव ने क्षितिज को मार मार के बेदम कर दिया कि अभी मैं तेरा फ्यूज चेक करता हूँ अच्छे से। तभी डॉक्टर मिताली बाहर आ गई और बोली निखिल को अब मेंटल असाइलम ले जाना होगा। राघवन जी एकदम चिंता में पड़ गए। उन्हें कुछ ख्याल आया। वो डॉक्टर मिताली से बोले सॉरी, मुझे बोलते अजीब लगेगा, हो सकता है आप मुझे पागल समझे, प्लीज मुझे एक थोड़ी देर के लिए निखिल के रूम में जाने की इजाजत दे दीजिए। डॉक्टर मिताली ने गर्दन हिला दी। राघवन ने क्षितिज और अनाया को आगे किया। अब चलकर जल्दी से माफी मांगो तुम दोनों। मुझे पूरा यकीन है निखिल पर रूपाली की अतृप्त आत्मा ने कब्जा कर रखा है। जैसे ही निखिल के रूम का दरवाजा खुला और राघवन अंदर पहुंचे, क्षितिज और अनाया को देखते हुए निखिल के काबू होकर चीखने लगा, नहीं छोड़ूंगी, मैं मार डालूंगी। और फिर निखिल बेड से कूदने को हुआ, पर डॉक्टर ने उसके हाथ पैर मजबूती से बेड पर बांधे हुए थे। वह अपने हाथ पैरों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी राघवन ने अपने पास रखी हुई निखिल की फोटो निकाली और निखिल के बिल्कुल सामने दिखाते हुए बोले, रूपाली देखो निखिल की फ़ोटो, उसी निखिल को जिसे तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हो। अब क्या आपने उसी प्यार को तुम इतनी तकलीफ़ पहुंचाना चाहती हो? क्या हालत हो गई बेचारे निखिल की? क्या यही चाहती हो तुम? बोलो। राघवन की बात सुनकर निखिल की आंखें बरसने लगी। वो सिसक कर रोने लगा। राघवन ने आगे कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिला कर रहूँगा, पर प्लीज़ तुम निखिल को मुक्ति दे दो। मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार निखिल के हाथों करवाऊंगा। प्लीज़ रूपाली अब निखिल को छोड़ दो। अचानक ही जैसे कमरे में तेज हवाएं चलने लगी और फिर अन हवाओं के शांत होते ही निखिल बेसुध होकर बेड पर गिर गया। राघवन ने क्षितिज और अनाया को पुलिस कस्टडी में भेज दिया। फिर उनके जाने के लगभग 1 घंटा बाद निखिल की आंखें खुली। वो अब एकदम नॉर्मल था। दोनों डॉक्टर्स ने निखिल को चेक किया और बताया कि अब वह नॉर्मल है। निखिल के पेरेंट्स राघवन के पैरों में गिर गए। राघवन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम सरलता से उन पर यकीन नहीं कर सकते, पर जो हमारी आंखों के सामने हो उसे झुठलाया भी नहीं जा सकता। बेचारी रूपाली अपने भोलेपन में अनाया जैसी चालबाज पर भरोसा कर बैठी, पर उसे यूं खतरनाक मौत मिलेगी तो रूपाली की रूह तड़प उठी। वो निखिल को दिलो जान से चाहती थी, इसलिए मरने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला। वो निखिल को दिए गए गिफ्ट यानी टाइपिन में समाकर हमेशा निखिल के शरीर में रहने लगी।
इसलिए तो वो टाइपिन पहले निखिल की गाड़ी में फिर साहिल के पास से निखिल के तकिए के नीचे चला आया। रूपाली टाइपिन में लगे खून के जरिए निखिल को बताना चाहती थी कि उसका मर्डर कर दिया गया है। निखिल के पेरेंट्स और डॉक्टर हैरान होकर राघवन की बात सुन रहे थे। राघवन ने निखिल के डैडी से कहा, रूपाली की बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद उसका फ्यूनरल निखिल के हाथों से करवाना, तभी उसकी बेचैन आत्मा को शांति मिलेगी। तभी निखिल उठकर रूम में बाहर आ गया। उसने राघवन की आखिरी बातें सुन ली थी। रूपाली की मौत के बारे में जानकर उसका चेहरा दुख से काला पड़ गया था, पर सबने हैरानी से देखा कि निखिल की टाई में लगे हुए टाइपिन के डायमंड्स एकदम चमकते हुए अपनी रोशनी बिखेर रहे थे, मानो कह रहे हो सच्चे प्यार की चमक को कभी कोई धुंधला नहीं सकता।